तो आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उस एग्ज़ाम की सबसे पहली नीड होती है कि हमें समझना है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसी आधार पर आप समझ पाओगे कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, सिलेबस को समझना और प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ उसका विश्लेषण करना एक बहुत बड़ा काम होता है और इस काम को करने के बाद आपकी पढ़ाई का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है। सिलेबस को समझकर और उसके क्वेश्चन को समझना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे यदि मैं आपको एक जीएस फर्स्ट का सिलेबस समझा करके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको बताऊंगा और उसी आधार पर आपको अदर जो जीएस के जो पार्ट है या कोई भी एग्जाम के जो पार्ट वो है सिलेबस, उसको उसी आधार पर आपको समझना है। या सबसे पहले देखो, सिलेबस में सबसे पहले क्या मिलेगा वो ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस देखो, जीएस फर्स्ट का अगर सिलेबस देखें तो 3 चीज़ें: भारत की विरासत और संस्कृति, यानी कि इंडियन कल्चर हो गई। ध्यान रखना, शब्दों पे मत जाना, थोड़ा इसके भाव पे जाना है आपको कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। दूसरा, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज, 4 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। अब इस मेन हेडिंग को देखने के बाद आपको लगेगा इसमें भारत की स्थिति है ही नहीं कहीं पर, इसमें भारत का इतिहास तो है नहीं। लेकिन दोस्त, जब इसमें आप इसको समझेंगे, विरासत का मतलब भारतीय इतिहास ही हो गया। अगर इस विरासत की बात करेंगे और संस्कृति की बात करेंगे, यही भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले उसको ही समझना है कि आखिर का टॉपिक के अंदर क्या छुपा हुआ है और उसी के आधार पर फिर आपको क्वेश्चन देखना है। जैसे अब इसके मेन सिलेबस को यूपीएससी ने कैसे, ये यूपीएससी का खुद का सिलेबस है, मैंने यूपीएससी को लिया गया है। आप कोई भी एग्जाम को देख सकते हैं इस तरीके से। तो उसके अंदर आपको छिपे हुए अन्य सब टॉपिकों को आपको ढूंढना है। तो जैसे यहाँ भारतीय विरासत एवं संस्कृति का अगर पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको समझो। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ध्यान रखना, इंडियन कल्चर। अब दोस्तों, इंडियन कल्चर की बात आई है तो आपको सब पता होना चाहिए कि इंडियन कल्चर है वो कहाँ से चालू हो गई, पाषाण काल से लेकर के 1947 हम कह सकते हैं आज तक। पाषाण काल से लेकर के 1947 तक की संस्कृति, ठीक है ना, इसमें आएगी। संस्कृति के अंतर्गत कला के रूप, कलाएं इसमें आएंगी। साहित्य आएगा, वास्तुकला आएगी। अब देख सकते हैं भारतीय संस्कृति, देखो सिलेबस कितना बड़ा है। अब इसको आपको समझना है। अब प्राचीन काल हम कह सकते हैं, पाषाण काल से भी पहले का काल हो सकता है, पुरा पाषाण काल, नवीन पुरा पाषाण काल, वहाँ से लेकर के आज तक का इंडिया की सारी कल्चर आपको पता होनी चाहिए। और कल्चर में दोस्तों क्या क्या चीज़ आएंगी ये आपको पता है कि कल्चर में, इसमें अगर हम बात करेंगे धर्म, दर्शन, इतिहास, है ना, धर्म, दर्शन, इतिहास, ये सारी चीज़ आ गई। और कलाएं, अब कला इसने यहाँ दे दिया, कला में क्या क्या चीज़ है देखो। अब कला इतनी हो गई दोस्तों, कलाएं इसने दी है, तो कला का मतलब ये नहीं एक चीज़, कला का मतलब ये हो गया स्थापित कला, साहित्य कला, मूर्ति कला, मुद्रा कला, ठीक है ना, ये कलाएं हो गई सारी कलाएं। और भी जितनी भी कलाएं हैं, मंदिर हो गया, स्थापित कला में मंदिर भी हो गया, ठीक है। तो प्राचीन काल से लेकर के आज तक जितनी भी इंडिया की जो कला है, अब ये कलाएं मध्यकाल में हो गई, प्राचीन काल में हो गई, आधुनिक काल में हो गई, सारी कलाएं इसमें आएंगी। और जब संस्कृति शब्द यूज किया है तो संस्कृति का मतलब आपको पता है कि संस्कृति एक तरह के वहाँ के सारी चीज़ें, जो उनका धर्म है, जो उनका दर्शन है, जो उनका इतिहास है, जो कला है, वो संस्कृति में आ जाएंगी। तो इतने सारे पहलू इसमें शामिल किए गए इस टॉपिक में। ये सोचना कि आपको छोटा सा टॉपिक है, जब इतना सारा इसमें पहलू शामिल किया गया तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपको इसके सब टॉपिक, अगर मैं बोलूँगा कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने, तो सब टॉपिक इसमें पढ़ने पाषाण काल से लेकर के आज तक।
अब पाषाण काल में क्या क्या पढ़ना है, हर काल के, अब हर काल में आपको चीज़ें पढ़नी थोड़ी थोड़ी, लेकिन पढ़ने के इस पहलू से इसने ध्यान रखना भारतीय संस्कृति के इतिहास की बात, संस्कृति की बात की है, इसलिए आप संगम कोई भी युग पढ़ेंगे, कोई भी इतिहास का काल पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा जो राजाओं का जो क्रोनोलॉजी है, यानी कि जो राजाओं का जो किस विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंस काल है, डिफरेंस वंश है, उनको पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत। उनको कोई भी काल या कोई भी वंश के दौरान पढ़ते टाइम उनको उनके कल्चर वाले फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कल्चर वाला फैक्ट में उनकी सोसाइटी भी आएगी, कल्चर वाले फैक्ट में उनकी पॉलिटिकल स्टेटस भी आएगा, कल्चर में उनकी इकोनॉमी टाइप में आएगी, तो सारी चीज़ें उनकी कल्चर में समाहित होगी। तो आपको पाषाण काल से लेकर के आज तक हर काल की, जैसे पाषाण काल की है तो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो चित्रकला, इसमें एक चित्रकला भूल गए हम, पाषाण काल की चित्रकला, पाषाण काल की कोई स्थापित कला होगी, कोई गुफाएं वगैरह जो भी है। फिर पाषाण काल की संस्कृति की अगर बात करें तो ये कैसे, इनका खान पान क्या था, इनका रहन कैसा था, इनका व्यवसाय क्या था, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसकी राजनीतिक, अगर यहाँ कोई ऐसे स्टेटस मिल रहा है तो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ठीक है ना, यहाँ पुरातात्विक स्थितियाँ कैसी थी। तो इस तरीके से हर काल का आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जब जाके आप इस सिलेबस को कवर करोगे। पाषाण काल के बाद जो पाषाण काल के पास पाषाण काल के अन्य पार्ट होते हैं, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण, मध्य पाषाण काल, वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए कि पहले कौन सा काल आएगा। इसी प्रकार अब हम हड़प्पा में आएंगे तो हड़प्पा की सारी स्थिति, हड़प्पा का सब पता होना चाहिए हमें, उद्गम कैसे हुआ, काल कौन सा है, फिर हड़प्पा की विशेषताएं, अगर मैं बात करूँ विशेषता में सामाजिक विशेषताएं उनकी क्या है, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर हड़प्पा के अंतर्गत उनकी कलाएं, कौन कौन सी कलाएं हो सकती है, उनकी मूर्ति कला, उनकी मुहरें, अगर कोई चित्रकला, अगर कोई स्थापत्य है तो स्थापत्य कला, अगर तो ये चीज़ें, इतना टॉपिक जब आप एक टॉपिक की कंप्लीट करोगे तब जाके आप इसमें से सारी चीज़ें खत्म कर पाएंगे। और ऐसे हेडिंग से, सब हेडिंग से अगर पढ़ोगे तब जाके आपका सिलेबस का पार्ट खत्म होगा। तो सिलेबस को इस तरीके से क्लासीफाई करना है, सिलेबस को इस तरीके से क्लासीफाई करना है। इसके अलावा हड़प्पा के बाद अगर मैं बात करूं, हड़प्पा के बाद आ गया वैदिक काल, है ना। वैदिक काल की सेम स्टेटस वैदिक काल का पता होना चाहिए, जो इसका स्टेटस पता है, ठीक है। वैदिक काल में आर्य आ गए, आर्य का आगमन आ गया, फिर आर्यों की स्थिति, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, धार्मिक क्या है, राजनीतिक क्या है, और फिर वैदिक काल के बाद ऋग्वेदिक काल, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ सामाजिक में, आर्थिक में, धार्मिक में। ये हर काल की आपको पढ़नी है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू आपका फोकस होना चाहिए इंडियन कल्चर के टाइप में। उनकी स्टेटस को पढ़ना है, उनकी आर्थिक स्टेटस ध्यान रखना, ये आर्थिक रहन सहन खान पान ये सब कल्चर का पार्ट है, ठीक है। व्यापारिक, एग्रीकल्चर, ये जो भी पार्ट आपको देखें सब कल्चर है, ठीक है। इस दौरान भी कोई कलाएं हैं, संगीत कला, स्थापित कला, ये सब है, ध्यान रखना। कलाओं में संगीत कला भी आ जाएगी, कलाओं में चित्रकला भी आ जाएगी, ध्यान रखना। ये चित्रकला इनके पार्ट है, कला के डिफरेंस ध्यान रखना, उससे डिफरेंट कलाएं, अब कलाएं में सारी कलाएं आ जाएंगी जो है। तो आप ये मत सोचना कि सर इसने कहाँ से ये चीज़ें लिखी हुई है। तो सिलेबस को आपका कलाओं में अगर और भी चीज़ देखें हम तो कलाओं में देखो नृत्य कला भी आ सकती है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, इस तरीके से जब आप सिलेबस को बाइफरकेट करोगे, देखो मैं आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस इस तरीके से विभाजित करना है, उसको बांटना है। एक इतना सा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से ये एक पार्ट है, इस टॉपिक है, और उसमें से हमें इतना करना है। हड़प्पा के बाद वैदिक काल के बाद जनपद काल, इसकी क्या कला संस्कृति है, सेम टू सेम। मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, इसके बाद गुप्त काल। अब उत्तर मौर्य काल में बहुत काल आएंगे आपको, शुंग वंश आएंगे, कुषाण आएंगे, शक आएंगे, सातवाहन, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद गुप्त काल आपको उत्तर गुप्त काल, और उत्तर गुप्त काल में छोटे छोटे वंश बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जैसे इसमें पाल वंश आ जाएगा, है ना, चालुक्य आ जाएंगे। तो ये वंशों में ऐसे नहीं पढ़ना हमें कि राजा ने कौन सा युद्ध किया, उन युद्धों पे फोकस कम होना है। हमें फोकस होना है इनकी धार्मिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी राजनीतिक स्थिति, इनकी कलाएं,
है ना। और कलाएं वही चित्रकला, स्थापित कला, मूर्ति कला, ठीक है, संगीत कला, नृत्य कला, ठीक है ना वो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेबस को बाइफरकेट करना है, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ नहीं करना है, ये सब हेडिंग दे दो। इन हेडिंगों को पूरा करने के लिए फिर आप किताबों का यूज करो, नोट्सों का यूज करो, एनसीईआरटी का यूज करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे पाषाण काल पढ़ना है तो मुझे दो तीन बुक आपको रखनी है, और 2-3 बुक रखते टाइम मुझे पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, इसका कार्यकाल क्या है, पाषाण काल की संस्कृति कैसी थी, इनका खान पान क्या था, इनका रहना क्या था, क्या व्यापार करते, क्या धार्मिक स्थिति थी इनकी, किसको ये मानते थे, परिवार कैसा था, समाज कैसा था, राजनीतिक स्टेटस कैसा था, इनके दौरान पहली बात कौन कौन से स्थल है जो पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे वो स्थल है, ठीक है ना। इनका स्थापित कला क्या है, गुफाएं कौन कौन सी थी, किस तरीके से। तो ये इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका दोस्तों एक टॉपिक ख़त्म हुआ है, एक सब हेडिंग ख़त्म हुई है। तो इस तरीके से जब आप सिलेबस को पढ़ोगे, समझोगे, बाइफरकेट करोगे, तब जाके आपका सिलेबस अच्छे से विश्लेषण हो पाएगा। नहीं तो सिलेबस विश्लेषण होता नहीं है आसानी से। इसमें और चीज़ बताऊँ मैं, और अभी तो हम यहीं पहुँचे, इसमें संगम युग भी आएगा। इसके बाद अब संगम युग में चोल चालुक्य, संगम युग में ये दक्षिण भारत का जाएंगे, चोल है, चेर है, ठीक है, पल्लव है, पांड्य, ये आ गए। अब इनमें जो राजा कौन कौन से रहे उसका नाम तो याद रख लेना, लेकिन मेन फोकस ही पे रहना चाहिए कि कौन कौन सी कलाएं थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ठीक है ना। इन पे ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि कल्चर वाला पार्ट उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। और कल्चर में ज़्यादातर पार्ट आर्ट का, कलाओं का होता है, सोसाइटी का होता है, उनकी डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं। राजनीतिक पार्ट है वो थोड़ा तुलनात्मक कम होता है, बट आपको उसको भी फोकस करना है। और राजनीतिक पार्ट में अगर कोई भी चीज़ होगी पॉलिटिकल पार्ट में, तो पॉलिटिकल पार्ट में ऐसे नहीं पूछेगा इस राजा के बाद ये राजा कब आया, उसे उनको यूपीएससी का स्टेट इस प्रकार का सिलेबस नहीं होता। वो आपसे पूछेगा कि इस राजा के टाइम पे कौन सी सामाजिक डेवलपमेंट हुआ, कौन सा आर्थिक डेवलपमेंट हुआ, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज क्योंकि हमारे सिलेबस में कल्चर है। इसके बाद हम मध्यकाल में आ जाएंगे। तो मध्यकाल में वही सल्तनत कालीन, मुगल कालीन और क्षेत्रीय और काल, क्षेत्रीय शक्तियाँ भी थी इस टाइम बहुत ज़्यादा, विजयनगर, बहमनी, ठीक है। अब सल्तनत काल की सब कलाएं और स्थिति सब आनी चाहिए। अब कला में समझ आएंगे, स्थापित कला, मूर्ति कला, चित्रकला, जो भी थी, जिन कलाओं में से जो कलाएं सल्तनत काल में थी, चित्रकला, ये सब इसमें आ जाएंगी सल्तनत काल के दौरान। इसके अलावा इनकी राजनीतिक स्थिति में इनका प्रशासन आ जाएगा, तो वो उन पे फोकस करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार सेम टू सेम मुगल काल पे फोकस करना है, और इसी प्रकार क्षेत्रीय शक्तियों पे विजयनगर और बहमनी पे फोकस करना है इनकी। और मध्यकाल में ही दर्शन के अंतर्गत आप देखेंगे भक्ति आंदोलन, ये क्या है इनके, अगर इन्हीं के धार्मिक दर्शन स्थिति को देखेंगे आप, तो इसी दौरान भक्ति आंदोलन भी था मध्यकाल में, सूफी आंदोलन भी था। अब यह कला ही नहीं देखनी है, इस दौरान सारे युगों का आपको साहित्य भी देखना है, जो इन्होंने बोला है। देखो सिलेबस ने बोला है कि तब से लेकर के आज तक की कलाएं भी देखनी है, साहित्य भी देखनी है, वास्तु कलाएं भी देखनी है। तो साहित्य भी देखना है। अब साहित्य में क्षेत्रीय साहित्य हो गया, डिफरेंट की बुक्स हो गई, डिफरेंट के इतिहास हो गए, सब चीज़ें साहित्य में आ जाएंगी। तो आपको हर युग का साहित्य देखना है, लिटरेचर पार्ट। अभी मैं आपको एक पार्ट को समझा रहा हूँ, अभी यहाँ से बताऊँगा क्वेश्चन किस तरीके से आए, ठीक है ना। साहित्य कला देख ली, सूफी आंदोलन, सूफी देख लिया, अब साहित्य कला देख ली। अब भक्ति और सूफी युग है, इनकी भी साहित्य कलाएँ होंगी, इनका भी साहित्य होंगे, इनकी भी इनका भी जो विभिन्न प्रकार की बुक होंगी अलग अलग क्षेत्र में। अब सूफी और भक्ति है, इस दौरान जितने भी साहित्य है इसमें सब आ जाएंगे। जैसे कबीर जी का साहित्य है, इसके बाद तुलसीदास, और इस्लाम में भक्ति सूफी साहित्य है, और इस सूफी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिलसिले भी है सूफियों के। अब ये तो आपको बाइफरकेट करना है, ये तो आपको खुद को समझना है। सिलेबस ने जो बोल दी भाषा वो वही है, इसको आपको खुद को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ और शामिल हो सकती है। क्योंकि सिलेबस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है फिक्स कि ये टॉपिक ही आएगा। सिलेबस में जो आपको जो टॉपिक दिया है उसमें एक तरह से आपको उसके भाव को समझना है, उसके सेंस को समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और शामिल हो सकती है ना। ये साहित्य होगा, ये हो गए। अब जब मध्ययुग पढ़ेंगे, इसके बाद इसने बोला आपके पास आएगा ब्रिटिश युग। अब ब्रिटिश काल के अंतर्गत आपको सारा
कैसे उनका पतन हुआ, मराठान का वो हुआ, ब्रिटिश युगीन कल्चर भी आएंगे इसमें। इनके दौरान चित्रकला कैसे विकसित हुई, साहित्य कला के नए पाठ क्या आए, स्थापित कला की कलाएं कौन सी आई, ये सभी आएंगे। तो आज तक आपको कला के इतने रूप, आज तक आपको संस्कृति इस तरीके से पढ़ी। लेकिन दोस्तों इसका पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। जब आप इस एक काल की पढ़ो और नेक्स्ट काल में जाओ, अगर एक पीरियड की पढ़ोगे आप, एक डेस्टिनी की पढ़ोगे, तो एक डेस्टिनी की पढ़ोगे या दूसरी का एक काल की पढ़ोगे, तो हमेशा करना क्या है, जैसे मुझे पाषाण काल का पढ़ना है, तो जैसे ही पाषाण काल से मैं हड़प्पा काल में आऊँ तो मुझे इसकी कलाओं को, इसकी संस्कृति का, इसकी कला और संस्कृति के साथ कंपेयर ज़रूर करना है। कंपेयर एक बढ़िया पढ़ने का माध्यम होता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होते हो और चीज़ों को बेहतर समझ जाते हो। तो पढ़ने का सबसे तरीका होता है। अब मैंने जीएस फर्स्ट का एक टॉपिक, एक चीज़ ली थी बस। अब इससे मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए कैसे। मैंने अभी तक सिलेबस को समझा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जाना है। 2021 का पेपर है, मैंने दृष्टि का लिया है, उनके पास ये पेपर थे, इसलिए साइड से मेरे पास साइड में दृष्टि की साइड से लिए गए थे। 2021 में मेंस का पेपर है। अब ध्यान रखना है, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी के सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस का पहला पॉइंट ये है, तो पहला क्वेश्चन यही हुआ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उसके क्वेश्चन के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन यूपीएससी देती है, ठीक है। तो देख लो, अब पहला ये था तो पहला ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और बोलिए, देखो अब सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ के, आपको जो मैंने सिलेबस बाइफरकेट किया है इसमें जाना है कि कौन से पॉइंट से आए क्वेश्चन, किस टॉपिक से आए। मैंने जब आपको इतना टॉपिक बाइफरकेट कर दिए, मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक यहाँ बचा हुआ है। इतना जब आप बाइफरकेट करोगे, अब आपको जाना है, सिलेबस तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको ये समझना है कि सिलेबस के उस पार्ट से क्वेश्चन किस तरीके का है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे आपको जाना है। जैसे मैं 2021 के पेपर पे गया, जीएस फर्स्ट के पे, तो पहला क्वेश्चन पे अगर मैं गया तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति साहित्य यानी कि क्या कि प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए, तो मुझे सबसे पहले समझना है कि भक्ति साहित्य मेरा टॉपिक का हिस्सा कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका भक्ति साहित्य, मैंने अभी बताया था आपको, ये सूफी और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही भक्ति साहित्य आ गया। तो यहाँ से एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जो भक्ति आंदोलन बताया था मैंने, तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो साहित्य है उसमें से क्वेश्चन आया पहला। और क्या पूछा है कि जो भक्ति साहित्य है इसकी प्रकृति का मूल्यांकन करना है कि भारतीय संस्कृति में इसका योगदान कैसे हुआ। यानी कि भक्ति साहित्य की जो प्रकृति है, अब प्रकृति कैसी है कि इसकी भाषा क्या थी, इसकी स्थिति क्या थी, इसका महत्व क्या था। तो भाषाएं हम कह सकते हैं, इसमें क्षेत्रीय भाषाएं भी थी, जैसे अवधी थी, ठीक है, जैसे इसमें क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे असमी थी, मराठी भी थी। तो अब आपको जब लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को कि इसमें ये भाषाएं थी, तो मुझे बताना होगा कि अवधी भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया था, मराठी असमी भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया था, मराठी में कौन से साहित्य लिखे गए। इसलिए जब भक्ति आंदोलन पढ़ूँ तो भक्ति आंदोलन के क्षेत्रीय जो साहित्यों को पढ़ूंगा, तो वहाँ इस क्वेश्चन का टॉपिक का आंसर अपने आप मुझे मिल जाएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कहाँ से आया। तो क्वेश्चन इस भक्ति साहित्य में से आया, और भक्ति साहित्य में किस तरीके का आया कि जो भक्ति साहित्य के डिफरेंट साहित्य लिखे गए थे उनकी नेचर क्या थी। तो नेचर ये था कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए थे, नेचर ये था कि वो सहिष्णु थे। कैसे थे? सहिष्णु, समन्वयता, समन्वयता और सहिष्णुता थी। अब जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपका अंदर, जब आप भक्ति साहित्य को सर्च करेंगे, कोई बुक में देखेंगे, उसमें अपने आप इनकी प्रकृति को सर्च करेंगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च करके देख लो, कहीं पे भी सर्च करके देख लो, इसका आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट आप तैयारी करो उस हिसाब से, आप समझो। सबसे पहले आप सिलेबस समझना है, और सिलेबस समझने के साथ आपको समझना है कि भक्ति साहित्य वाला टॉपिक का ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो इसकी मैं एक बता रहा हूँ कि एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी समन्वय और सहिष्णुता। समन्वय और सहिष्णुता का मतलब ये है दोस्तों, भक्ति साहित्य के मतलब इस साहित्य के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ है, इस गुरु ग्रंथ में सिख धर्म की कुछ वो थे साहित्यकार, उनके साहित्य भी इसमें शामिल है। कबीर जी है, उसकी भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल है, और इसके अलावा कुछ सूफियों की भी चीज़ें इसमें शामिल है। तो एक ही ग्रंथ में तीनों चारों धर्मों की प्रकृति मतलब विचार, उनके साहित्य को शामिल किया गया है। तो ये भक्ति आंदोलन के दौरान उसकी सहिष्णुता और समन्वयता को बताता है। लेकिन आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए,
फैक्ट होने चाहिए। तो जब आप भक्ति साहित्य पर जाएंगे, उसको किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में आप पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना है कि भक्ति साहित्य क्या है, इसका कहाँ कहाँ पर था, कोई बुक पढ़नी है, कोई साहित्यकार का नाम पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और वहाँ से आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप इसमें भारतीय संस्कृति में योगदान बता सकते हैं कि इसने क्षेत्रीय भाषाओं का विकास को बढ़ावा दिया, इसने धार्मिक सहिष्णुता और समन्वयता को बढ़ावा दिया, ठीक है, इसने सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, इसने धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो जो धर्म में बुराइयाँ थी, तो ये इतिहास का कबीरदास जी का होना चाहिए। आपको मीरा जी का भी क्षेत्रीय हुआ। इसके अलावा असमी जो है उसको भी देखना चाहिए। तो जब भी आप असमी साहित्य को देखेंगे, क्षेत्रीय साहित्य को देखेंगे, तो जैसे ही आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। भक्ति आंदोलन पढ़ना, भक्ति आंदोलन प्रकृति पढ़ना, उसका साहित्य को पढ़ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, इस तरीके से विश्लेषण करना है। हाँ, ये एक चीज़ ऐसी है कि इसमें टाइम लगेगा, बोरिंग होंगे, और जब आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, अब मैं क्या है इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अब मुझे अगर भक्ति साहित्य पढ़ना है, तो भक्ति साहित्य पढ़ते टाइम मेरे माइंड में एक चीज़ जरूर आएगी, या मैं कोई भी साहित्य पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में एक चीज़ जरूर आएगी कि उसकी साहित्य की प्रकृति क्या है। जब भी, चाहे मैं मौर्य काल का साहित्य पढ़ लूँगा, चाहे मैं सल्तनत काल का साहित्य पढ़ूंगा, चाहे मैं मध्यकाल का साहित्य पढ़ूंगा, मुगल काल का साहित्य पढ़ूंगा, उस साहित्य को पढ़ते टाइम मुझे एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आएगा कि उस साहित्य की प्रकृति वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकृति पढ़ना। इसके अलावा साहित्य का भारतीय संस्कृति में योगदान क्या है, ये भी मुझे जरूर पढ़ना है। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, हो सकता है आज इसने भक्ति साहित्य का दिया है, यूपीएससी कल क्वेश्चन उठा दे कि मुगल कालीन साहित्य का, या कल क्वेश्चन उठा दे कि मौर्य काल, गुप्त काल के साहित्य का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी प्रकृति क्या थी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ, मुझे पता लग गया कि जब मैं भक्ति साहित्य को पढ़ूंगा तो मुझे उसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो उसकी प्रकृति का और एक उसकी संस्कृति में योगदान। इन दो हेडिंग और दूंगा मैं। तो मुझे कहाँ से पता लगा, क्वेश्चन से पता लगा। तो इस तरीके से दोस्तों विश्लेषण आपको करना है। ये चीज़ें बहुत टाइम लेंगी। मैं अभी एक ही टॉपिक पे हूँ, जीएस फर्स्ट के। जीएस फर्स्ट का सिलेबस अगर मैं विश्लेषण कराऊँ 5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं उतना आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये 10 नंबर का आ गया आपकी कल्चर वाले पार्ट से, जो आपका पहला हेडिंग है वहाँ से। अब देखो आगे जाओ, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं, देखो समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो दोस्त पहली बार तैयारी कर रहा है उसको यही समझना है कि ये कल्चर में से है, ये हिस्ट्री में से है, ये भी हिस्ट्री में से है, ये ज्योग्राफी में से है, ये क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी में से है। इस तरीका सबसे पहले जिसको कुछ पता नहीं उसको इतना ज़रूर समझना है कि किस सब्जेक्ट का है। सबसे पहले हमें समझना है किस सब्जेक्ट का है, दूसरा समझना है कि किस टॉपिक का है, और तीसरा समझना है कि वो है कैसा है। ऐसे लेवल बाय लेवल जब आप जाओगे तब जाकर के आप इसको कर पाओगे। ऐसा काम नहीं है कि फर्स्ट लिए आया और समझ के चले गए, इतना आसानी से नहीं समझ पाओगे। ये टाइम लेता है, जब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आप जो डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चनों का कैसे विश्लेषण करें, सिलेबस को कैसे समझें, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी एग्जाम का, यदि आपको सिलेबस समझना है तो इसी तरीके से समझना होगा। ये चीज़ टाइम लेती है लेकिन आपका काम अच्छा कर देती है। आप बिल्कुल नहीं हो तो सबसे पहले एक लेवल पे जाओ कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस सब्जेक्ट का है, सेकंड किस टॉपिक का है, और थर्ड वो कैसा है। लेवल बाय लेवल जाओ। इसके अलावा जैसे इस पेपर में और देखते हैं हम, इस पेपर में अभी ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। अभी आदिवासी ज्ञान है, ये आदिवासी जो ज्ञान है, अगर हम इसकी बात करेंगे, आदिवासी ज्ञान की प्रणाली है, ये सोसाइटी से आएगा ये सवाल, ठीक है ना। ये सोसाइटी में आता है, वहाँ देख सकते हैं इसको। महिला सशक्तिकरण, ये सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी का सिलेबस देखोगे तो वहाँ आगे आए, ठीक है ना। नरमपंथियों का, ये हिस्ट्री का है, आधुनिक हिस्ट्री का। ऐशों का आंदोलन आपको पता है हिस्ट्री का है, आधुनिक हिस्ट्री का। दोनों विश्व युद्ध, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ, ये आपको पता है ज्योग्राफी का है। मतलब कोई अलग बात तो है नहीं, सिलेबस का पार्ट है। ये ज्योग्राफी का है। खनिज संसाधन ज्योग्राफी का है। शहरीकरण की समस्या, ये सोसाइटी का है। जनसंख्या सोसाइटी का है। क्रिप्टो करेंसी और समाज, ये भी जो सोसाइटी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। और भारतीय समाज की पारस्परिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखी। अब ये भारतीय समाज का भी हो सकता है, ये भारतीय संस्कृति से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इंडियन कल्चर का ये पार्ट है। और इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी था,
जीएस फर्स्ट के अंतर्गत, वो लगभग यहीं से है कि भारतीय समाज की कौन सी विशेषताएं हैं जो इसकी कल्चर को यूनिक बनाती है। और सेम टू सेम यही बात है, उसमें एक विशेषता थी कि भारतीय समाज की या भारतीय कल्चर की कंटिन्यूटी, कि जो हड़प्पा के टाइम पर भारतीय कल्चर थी वो आज भी है। तो इस तरीके से इसमें से आपको ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कई बार अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन मुख्य रूप से मिला है इस टॉपिक में से, लेकिन ध्यान रखना जब आप इतना पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। प्री के सारे सवाल यहीं से घूम के आएंगे। आगे एक और पेपर बता दें 2020 का। देखो अब 2020 में देखो डायरेक्ट मैंने कहा ना कि हर पेपर में पहला क्वेश्चन पहला टॉपिक से आएगा। ये पहला टॉपिक हो गया, ये पहला क्वेश्चन। अब देखो ये पहला क्वेश्चन देखो, शैलकृत स्थापित प्रारंभिक भारतीय कला इतिहास के ज्ञान में। अब देखो शैलकृत कहाँ को बताइए क्या होता है शैलकृत? रॉक कट चट्टान। जो रॉक कट चट्टान है तो ये भी किसका पार्ट है? स्थापित कला का। अब इसने पूछा है प्रारंभिक भारतीय इतिहास। अब प्रारंभिक भारतीय इतिहास में क्या क्या आएगा? तो मैंने बताया ना प्रारंभिक भारतीय इतिहास में पाषाण काल आएगा। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में अगर आपको जरूरत है तो पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और थोड़ा बहुत चाहते हैं आप हड़प्पा काल को भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत और चाहिए तो आप मौर्योत्तर काल तक भी पहुंच सकते हैं। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में या मध्य गुप्त काल तक जा सकते हैं। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में जो रॉक कट चट्टान है वो किस प्रकार से भारतीय कला और इतिहास, अब वो किस तरीके से बताएंगे जब आप रॉक कट चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक स्थापित कला का पार्ट है। तो ये टॉपिक कहाँ से आया? ये टॉपिक आया है आपके स्थापित, ये वास्तुकला स्थापित कला से। और इसमें प्राचीन ये प्रारंभिक इंडियन कल्चर दिया है। तो प्रारंभ इंडियन कल्चर में ध्यान रखना, प्रारंभ इंडियन कल्चर में पाषाण काल से लेकर के आप गुप्त काल तक भी जा सकते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रॉक कट चट्टान है, रॉक कट यानी कि जो रॉक कट की, जो रॉक कट का मतलब जो पत्थर को काट के बनाई गई है, उसमें गुफाएं भी आएंगी, कई जगह मंदिर भी आएंगे, कई जगह में कुछ स्थापित कला की चीज़ आएंगी। उनको लेके उनको एग्जाम्पल सहित लेना है और उनके माध्यम से हमें बताना है कि क्या संस्कृति थी, क्या कला थी, और थोड़ा बहुत इतिहास का ज्ञान कि वहाँ सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनके माध्यम से आपको बताना है, तब जाके आपका क्वेश्चन हुआ। तो ये टॉपिक कहाँ से है? आया तो इसी जगह से, लेकिन पूछा क्या है कि इसमें स्थापित कला वाला पार्ट पूछा है। और स्थापित वाला पार्ट में स्पेशली फोकस किया है इन्होंने। स्थापित कला में कई चीज़ आती है, स्थापित कला में मंदिर भी आते हैं, लेकिन यहाँ स्थापित कला पूछे रॉक कट, जो पत्थर को काट के बनाई गई है। अब पत्थर को काट के मंदिर भी बनाए गए हैं, कई आपने देखा होगा, पत्थर को काट के आपको गुफाएं भी बनाई गई है, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल, पाषाण कालीन में रॉक कट चट्टान है, उनके एग्जाम्पल को लेते हुए आपको क्वेश्चन बताना है कि कैसे ये भारतीय कला और भारतीय इतिहास को समझने में योगदान दे सकते हैं। तो कलाएं कौन सी? सेम टू सेम एक तो स्थापित कला के बारे में बता देंगे कि रॉक कट एक आस में पत्थर को काट करके उन्होंने चट्टानें बनाई हैं, मंदिर बनाए हैं, तो वहाँ से आपके पास एग्जाम्पल फैक्ट। तो जब आप रॉक कट वाले जब आप स्थापित कला को पढ़ोगे हर युग की को, तो आपको वहाँ जरूर मिलेगा रॉक कट स्थापित कला। तो रॉक कट स्थापित कला को जब आप पढ़ोगे, रॉक कट आर्किटेक्चर को जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ इसका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया? स्थापित कला में रॉक कट से आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला आपको डायरेक्ट आया। दूसरा, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल। अब पाल वंश देखते हैं हम कहाँ कहाँ हैं। अभी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, देखो उत्तर गुप्त काल में पाल वंश आ गया। अब पाल वंश में धार्मिक स्थिति पे सवाल पूछ लिया, और धार्मिक स्थिति पे क्या पूछ लिया? बौद्ध धर्म की पे, कि पाल वंश बौद्ध धर्म। और डायरेक्ट देखो पाल वंश से सवाल चला गया और ये बौद्ध धर्म की ओर चला गया। आपको बताना क्या है कि पाल काल की महत्वपूर्ण, यानी कि पाल वंश की या पाला का किस तरीके से रोल रहा बौद्ध धर्म के विकास में। तो जब आप पाल वंश को पढ़ेंगे, उसका बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उसका दर्शन पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका उत्तर आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से आया ये। अब ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तभी तो आप इसका उत्तर दे पाओगे। तो आपको समझना है कि जब मैं पाल वंश पढ़ूँ या मैं कोई भी वंश पढ़ूँ, तो उस वंश की मुझे उपलब्धि जरूर पढ़नी है। मौर्य काल पढ़ूंगा तो मौर्य काल की धार्मिक उपलब्धि क्या रही, साहित्यिक उपलब्धि क्या रही, स्थापित कला में उपलब्धि क्या रही, किसी दर्शन को लेकर के उपलब्धि क्या रही, तो उपलब्धियां मुझे ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उसका रिलेटेड क्वेश्चन भी, अचीवमेंट मुझे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे पाल वंश को लेकर के पूछा था। इस तरीके से आपको समझना है। तो देखो यहाँ 2 क्वेश्चन आ गए इस बार, पहले और दूसरे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहीं से पूछे, कहाँ से? पहले पार्ट से। और तीसरा क्वेश्चन आपको इनको समझना है। हिस्ट्री में आ गया, ये ज्योग्राफी का आ गया, ये ज्योग्राफी का आ गया, ये ज्योग्राफी का, ये ध्यान रखना ज्योग्राफी बहुत क्वेश्चन आ रही है ज्योग्राफी का। इसके अलावा ये सोसाइटी का, ठीक है ना। इसके अलावा 10 से ये फिर देखो, ये देखो
फिर 15 नंबर का क्वेश्चन भी ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन फिर डायरेक्ट आपको कल्चर से पूछे, इसलिए कभी ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें 15 और 15 30 और 10 और 10 रो के दिए 20, 50 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से आए 2020 के जीएस फर्स्ट में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दर्शन परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने की तुलना महत्वपूर्ण। अब देखो भारतीय स्मारक, अब स्मारक मीन्स स्थापित कला, स्मारक का मतलब क्या है, स्थापित कला। अब स्थापित कला की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्पेशली स्थापित कला बोली गई है, ये वास्तु कला में ही आती है वो, तो आपको भारतीय दर्शन और परंपरा, अब इसमें आपको हर युग की ले सकते हैं आप इसमें मध्य युग की ले सकते हैं, प्राचीन युग की ले सकते हैं, मौर्य काल की ले सकते हैं, गुप्त काल की ले सकते हैं। उनके दर्शन को उनकी स्थापित कला से जोड़ना है, उनके दर्शन को उनकी जो भी स्थापित कला, जो भी स्मारक है। अब भारतीय स्मारक की कल्पना आकार को बढ़ावा दे दिया भारतीय दर्शन और परंपरा ने। अब भारतीय दर्शन और परंपरा, एक एग्जाम्पल दे सकते हो, भारतीय दर्शन और परंपरा प्रेम के महत्व को देता है, तो उसका एग्जाम्पल आप डायरेक्ट दे सकते हैं ताजमहल। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जब आप भारत की स्थापित कला को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पढ़ेंगे, तो स्थापित कला पढ़नी है। अब ध्यान रखना, जब भी मैं किसी चीज़ की, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जितनी भी कलाएं आप जब पढ़ो तो इन कलाओं से एक चीज़ और समझते हुए पढ़ना है, जो मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू पता लगी है कि ये कला कैसे तत्कालीन समय के दर्शन को बताती है, कैसे तत्कालीन समय की परंपराओं को बताती है, और कैसे तत्कालीन समय की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति को बताती है। तो जो भी कलाएं पढ़ते हो, चाहे वो संगीत कला पढ़ो, चाहे नृत्य कला पढ़ो, चाहे मूर्ति कला पढ़ो, चाहे स्थापित कला पढ़ो, वो तत्कालीन जो सोसाइटी है उसके बारे में हमें क्या बताती है, उसके दर्शन को कैसे बताती है, उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ चला गया दोस्तों, इस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्यिक स्रोतों का युगबोध का साहित्य स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। यानी कि बता रहा है कि जो फारसी साहित्य है, अब डायरेक्ट कहाँ से टॉपिक से आया, साहित्य टॉपिक से आया। और साहित्य टॉपिक कौन सा है, इसमें साहित्य पूछा है, टॉपिक है मुगल काल का, क्योंकि मुगल काल में जब आप साहित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ फारसी साहित्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ से आया, मुगल काल के फारसी साहित्य से क्वेश्चन आया ये डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया कि जो फारसी लिटरेचर है उसके बारे में पूछा है, और फारसी लिटरेचर के ये पूछा है कि फारसी लिटरेचर, और वैसे फारसी लिटरेचर की 2-4 किताबें, बुक आपको पता होनी चाहिए, और उन बुकों ने कैसे तत्कालीन सोसाइटी, तत्कालीन समाज, तत्कालीन दर्शन, तत्कालीन कल्चर, तत्कालीन सोसाइटी, वो पॉलिटी स्थिति, सबको किस तरीके से बताया, ये बताना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब मैं साहित्य पढ़ूंगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि साहित्य का कंटेंट क्या है, इस साहित्य की विषय वस्तु क्या है, क्या ये साहित्य तत्कालीन समाज की, राजनीति की, इकोनॉमी की, कल्चर की, रिलीजियस की, फिलॉसफी की क्या क्या चीज़ें बताता है। तो इतनी अच्छी तैयारी जब आप पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद ऐसा मत सोचना कि वो टॉपिक आपके कल्चर में ही काम आएगा, उस टॉपिक का यूज आप बहुत जगह कर सकते हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से विश्लेषण करना है। अब मेरे माइंड में क्या, इन 4-5 क्वेश्चनों को देखने के मन में ये आ गया कि जब भी मैं कोई लिटरेचर पढ़ूंगा, जब भी मैं कोई साहित्य पढ़ूंगा, तो उसकी प्रकृति पढ़नी है, उसका योगदान पढ़ना है, और साथ साथ उसका तत्कालीन समय पे क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, उस लिटरेचर पे कैसे प्रभाव पड़ा, दर्शन की स्थिति में, समाज की स्थिति में, अर्थव्यवस्था की स्थिति में, कॉमर्स, व्यापार की स्थिति, मतलब उस किस तरीके से तत्कालीन सोसाइटी के बारे में हमें बताता है। ये चीज़ें मुझे देखनी है, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये 2020 का पेपर था, ये सब आपको पता, ज्योग्राफी, ये सोसाइटी, ये भी सोसाइटी हो गई, और ये भी शिक्षा, ये भी सोसाइटी हो गई। सोसाइटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। अब फिर देखो ये 2019 का है, तो पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, ये गंधार कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरिया। अब देखो गंधार कला, अब गंधार कला क्या है ये तो सबसे पहले आपको समझना है। तो एक कला के पार्ट है, और कला का कौन सा पार्ट है, जब आप कलाएं पढ़ेंगे, गंधार कलाएं पढ़ेंगे जब आप मौर्योत्तरकालीन कलाएं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये उत्तर मौर्यकालीन जिस क्षेत्र में जब कलाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कला आएगी आपको गंधार कला, और ये गंधार कला मूर्ति कला का एक पार्ट है। मूर्ति कलाएँ हैं, उनकी अलग अलग कलाएँ थी। गंधार कला हुई, मथुरा से, मतलब अलग अलग शैलियाँ थी, स्कूल्स थे। गंधार स्कूल हो गया, और हम बात कर सकते हैं मथुरा स्कूल हो गया। ये उस समय जब आप
उत्तर मौर्य काल का टॉपिक पढ़ोगे और उसमें जब आप कलाएँ पढ़ोगे तो वहाँ एक कला आएगी आपको मंदिर मूर्ति कला, और उसी मूर्ति कला के अंतर्गत आपको कला मिलेगी गंधार कला। तो अपने आप उस टॉपिक पे जाओगे तो अपने आप इसका वो मिलेगा आपको। तो गंधार कला के बारे में पढ़ना है कि ये इसकी प्रकृति क्या थी, विषय वस्तु क्या है, उसी के बारे में पढ़ना है कि कैसे इसकी प्रकृति और विषय वस्तु में जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि इसमें एशियाई क्या था और इसमें यूरोप मतलब बैक्टीरिया यूनानी और ये बैक्टीरियाई क्या क्या चीज़ें थी। तो ये टॉपिक आपसे कहाँ से आया, ये उत्तर मौर्यकालीन कला से आया है। उत्तर मौर्यकालीन कला में हम पढ़ेंगे तो ये शंख पाषाण की जो कलाएँ हैं इनमें एक गांधार कलाएँ थी और ये मूर्ति कला का एक पार्ट थे। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है। अब जब भी आप कोई कला पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे, मूर्ति कला पढ़ी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस पर किसी अन्य कला का कोई प्रभाव तो नहीं है। किस कला का, किस आर्ट का प्रभाव है, कौन सी आर्ट इसको इफेक्ट कर रही है, उस आर्ट का नेचर क्या था, इसका नेचर क्या है, उस आर्ट से ये आर्ट कैसे डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है। थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, जोड़ते हुए पढ़ेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका उत्तर, कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप देने में ऐसा नहीं है कि कोई हेजिटेट करेंगे, आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं, बट ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो भाई, ये ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन आ सकता है, कई बार 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए कभी ये मत सोचना कि इसको क्यों पढ़ूँ मैं। ठीक है ना, स्किप मत करना। और ये प्री के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देगा, इसलिए कभी भी इन चीज़ों को स्किप मत करो। ठीक है ना, और भी देख सकते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था। सोसाइटी का क्वेश्चन है, सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये गांधी जी का क्वेश्चन है, ये गांधी जी का क्वेश्चन बोला मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये बर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब मुझे तुरंत पता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये सोसाइटी का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये भारतीय सोसाइटी का हो गया, ये भारतीय सोसाइटी का हो गया, और ये भी भारतीय सोसाइटी का हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा अगला 2018 का पेपर देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन 2018 में पहला यही क्वेश्चन था। तो भारतीय कला और विरासत, ध्यान रखना, भारतीय कला का क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट कि भारतीय कला या विरासत का संरक्षण वर्तमान में आवश्यकता क्या है। यानी कि जो पूरी कलाएं आप जब पढ़ोगे, इसमें एक टॉपिक और आपको पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन और पढ़ना है कि कल्चर क्या है, कल्चर का महत्व क्या है, इसी प्रकार से विरासत का महत्व क्या है। तो जितने युग की आप कलाएं पढ़ेंगे तो उन कलाओं का महत्व वर्तमान में क्या है, उससे टॉपिक है ये। अब जब आप इसके पास इतने फैक्ट होंगे तो आप हर युग की थोड़ी एक दो कला लेकर के उनका महत्व बता सकते हो। हड़प्पाकालीन 1-2 कला ले ली, मौर्य काल की 1-2 कला ले ली, गुप्त काल की 1-2 कलाएँ ले ली, मध्य युग की 2-2 कला ले ली, और उन्होंने कैसे भारत की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में रोल निभाया है, उसको एग्जाम्पल से देते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये सबका निचोड़ क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं किसी टॉपिक से नहीं पूछा, पूरा सबको एक्यूमुलेट करते हुए आंसर दे सकते हो इसको। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपके जो ये कला इनमें पढ़ाई थी, साहित्य कला में, इन साहित्य कला में एक पार्ट और भूल गया कि इसमें साहित्य कला में एक साहित्य है, इस साहित्य में एक साहित्य और आता है यात्रियों का साहित्य, ये यात्रियों का इतिहास। तो यात्रियों का जो साहित्य है, उसी साहित्य में से चीनी और अरबी यात्रियों का पूछा है। तो जो साहित्य पढ़ोगे उसमें से यात्रियों का वृत्तांत भी आएगा कि उनका क्या साहित्य था। तो इसमें 3 साहित्य आएंगे, यूनानी, अरबी और चीनी। तो इसमें जो फेमस जो आए हैं, जैसे इधर आया है मैगस्थनीज आ गया, अरबी में ये लोग आए बहुत सारे, अलबरूनी वगैरह आए, और चीनी में हेनसांग फायान आए। तो इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, इनकी बुक क्या थी, इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपके कल्चर से आए थे 2018 में। इसके अलावा अगर हम और आगे दें, ये देखो, एक क्वेश्चन चेतन महाप्रभु का आ गया भक्ति आंदोलन से। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन में मैंने बोला, जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे उसमें साहित्य को पढ़ना है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो भक्ति आंदोलन के सुधारक थे उनको भी जरूर पढ़ना है कि उनका क्या क्या योगदान रहा। कबीरदास जी का क्या योगदान रहा, मीरा का अपना क्या योगदान था, सूरदास जी का अपना क्या योगदान था, चेतन महाप्रभु का अपना योगदान क्या था, गुरु नानक जी का अपना योगदान था, शेख सलीम चिश्ती या मोहनुद्दीन चिश्ती का योगदान क्या था, हर का उस टाइम भक्ति और सूफी आंदोलन में आपको पढ़ना है। वहीं से एक क्वेश्चन आया था भक्ति आंदोलन से, यहाँ से मैंने आपको जो बताया था, यहाँ से ये भक्ति आंदोलन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा गया। ठीक है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो कल्चर के पहले पार्ट को जो हमने अब तक डिस्कशन किया है दोस्तों,
उसको इस तरीके से आपको 5 साल के पेपरों से विश्लेषण करते हुए समझना है। इसके बाद अगला एक पेपर और देखें हम। देखो फिर पहला टॉपिक इसी से आएगा कि आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला के बाद के समय नितांत दर्शनीय नहीं है किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो यहाँ आपको जान, यह क्वेश्चन कहाँ से है, ये गुप्तकाल से है। और गुप्तकाल में किससे है, कला, और कला में कौन सा है, सिक्का। तो सिक्का तत्कालीन, अब जब आप सिक्के को पढ़ेंगे, गुप्तकालीन सिक्का शास्त्र को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सिक्के आएंगे। और हर साहित्य को पढ़े या हर जब भी कोई आप पुरातात्विक चीज़ों को पढ़ें तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसका इफेक्ट क्या है सोसाइटी पे, वो क्या चीज़ प्रूव करती है हमारे समक्ष, ठीक है ना। जैसे गुप्तकालीन सिक्कों में जैसे समुद्रगुप्त है, उसको बीना बजाते हुए बताया गया, तो इसका मतलब है कि उस टाइम संगीत का बहुत शौकीन था समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि तत्कालीन जो सिक्का है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए बताए, तो तत्कालीन जो संगीत कला है उसको प्रोत्साहन करता है। तो मौर्य काल में संगीत कला के लिए महत्वपूर्ण था, सॉरी गुप्त काल। तो जब आप सिक्का शास्त्र पढ़ेंगे, सिक्के शास्त्र, अब ये सिक्का ऐसे नहीं, ये जहांगीर के टाइम पे भी हो जाएंगी, ये मुगल काल के टाइम पे हो जाएंगे, ये गुप्त काल में हो जाएंगे, मौर्य काल में हो जाएंगे। तो उस टाइम कोई भी सिक्का है वो किस तरीके से तत्कालीन सोसाइटी, तत्कालीन राजनीति, तत्कालीन संस्कृति, तत्कालीन कलाओं को बताता है। वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से, गुप्त काल से, ठीक है। जो मैंने आपको गुप्त काल बताया था, ये गुप्त काल से आपका क्वेश्चन आया। तो देख लो पहला क्वेश्चन आ रहा है हर बार 2018 में, ठीक है ना। इस तरीके से मैं एक टॉपिक लिया है अभी जीएस फर्स्ट का, उसी में से बता रहा हूँ। फिर 2015 का क्वेश्चन देखो आप, देखो प्राचीन भारतीय सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस की सभ्यता से भिन्न है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी भंग हुए। अब देखो ये जो पार्ट है, ये पूरी भारी, जब देखो आप जब कल्चर पढ़ोगे, सभ्यता पढ़ोगे, तो उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी होता है कि भारतीय सभ्यता की विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। तो उन वाले पार्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि देखो भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है उसकी मेन विशेषता है इसकी निरंतरता। तो मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताएं तो अंत हो चुकी हैं, भारतीय सभ्यताएं बची हुई है, तो बता देना एग्जाम्पल किस है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया है। इसके अलावा देखो ये मध्य पाषाण काल से आ गया, ये मध्य पाषाण काल, देखो मैं मध्य पाषाण पे गया, पाषाण काल का एक पार्ट है मध्य पाषाण काल, और इसकी एक कला है, और कला कौन सी है, इसकी चित्रकला। तो इसकी चित्रकला से क्वेश्चन यह है कि इसकी चित्रकला वर्तमान लोग के लिए हमारे कैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस तरीके से जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, है ना, तो अपने आप आपके अंदर इतनी जानकारी आ जाएगी। लेकिन एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है, मुझे मध्यकाल की चित्रकला पढ़नी है। कोई भी किताब हो, कोई भी नोट्स हो, उसके बारे में पढ़ना है कि चित्रकला क्या थी, विशेषताएं क्या थी, उस कला की विषय वस्तु क्या थी, उस कला कहाँ कहाँ पे हमें मिली है, ये चीज़ हमें पढ़नी है। कोई अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी, आप डायरेक्ट जाएंगे, हर टॉपिक को आपको क्या करना है, पहले उसको क्लासिफिकेशन करना है, उसका विस्तार से देखना है, और उस टॉपिक को हेडिंग सब हेडिंग देनी है, और हेडिंग सब हेडिंग के अंतर्गत फिर आपको नोट्स बनाते हुए चालू करना है। और तब आप किसी भी किताब का, किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स की सहायता लेकर के आप ले सकते हैं। लेकिन जब नोट्स बनाने से पहले आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि साहित्य में क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, मैंने देखा कि कलाओं में क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको पता लगेगी जब आप काम करोगे इस पर, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जब आप काम करोगे, तब जैसे 2014 क्वेश्चन देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा डायरेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापित कला से मुख्य रूप से पूछा है। स्थापित कला का पार्ट है नगरीय। तो आप जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे, उसकी कलाएँ पढ़ोगे, ठीक है ना, उसकी एक कला थी नगरीय स्थापित कला, वहाँ पढ़ोगे तो अपने आप इसका क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप दे सकते हैं। और ये बताना कि अब देखो जब सिंधु कला की जब आप विशेषताएं देखेंगे नगरीय की, तो विशेषताओं में ऐसा मत सोचना उसको सिंधु युग तक ही पढ़ो, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता जरूर पढ़ो। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आप कितना सोच पाते हो और कितना पढ़ पाते हो। तो इसीलिए सिलेबस को विश्लेषण करके उसको समझना एक बहुत बड़ा काम होता है। और इतना समझने के बाद देखो, मुझे सिंधु नगरी सभ्यता को पढ़ना है तो नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास सारे फैक्ट हैं, मेरे पास बुक है, नोट्स है, और मैं तुरंत मुझे देख के नोट्स बना देना है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये समझना है कि नोट्स बनाते टाइम मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है उनमें से, और कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखो गांधार मूर्ति कला फिर आ गई दोबारा, जो अभी हम पढ़ रहे थे मूर्ति कला की शैलियों में, तो ये गांधार मूर्ति कला फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं दोस्तों। ये कहाँ से आए? वही कला, और कला का कौन सा रूप? मूर्ति कला में से है, और वही मौर्योत्तरकालीन कला है। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब आप पढ़ोगे भारत में, तो ये आपको पता है नालंदा तक्षशिला विद्यालय, ये गुप्तोत्तर काल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि कैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे लिए योगदान में रहे। तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये मौर्योत्तरकालीन आएगा, मौर्योत्तर काल और मौर्य काल में आएगा, और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में आएगा, गुप्तोत्तर काल है उसमें आएगा, तो वहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा देखो सूफी संत का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा है। जब सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ोगे तो वहाँ इस क्वेश्चन का आप जवाब पूरी तरह देखने में सक्षम रहेंगे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझना है कौन सा क्वेश्चन आपके किस पार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये कब समझोगे? प्रेजेंट क्वेश्चन प्रीवियस करके पढ़ोगे जब, तभी आप बता पाओगे किस तरीके का पार्ट किस तरीके से जुड़ा हुआ। तो मैंने लगभग 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको लिए, और आपको क्वेश्चन एक टॉपिक को ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक को यहाँ से क्लासीफाई किया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला एक हेडिंग है, उस हेडिंग को मैंने इतने सब हेडिंग में बांटा है, और उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ ऐसे विश्लेषित करके बताया। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है इससे कि इसी वीडियो को आपको महत्वपूर्ण बनाते हुए, क्योंकि देखो सारे सिलेबस को और सारे वीडियो बनाऊँ तो इसको समझाने में मुझे कम से कम 10 से 15 घंटे 20 घंटे लग जाएंगे। इतना बड़ा होता है ये टॉपिक, इतनी आसानी से इसको समझना विश्लेषण करना बहुत जटिल। ये आपको एक तरह का, ये वीडियो एक तरह का आपको एक हिंट है, आपको एक गाइड है कि जब भी आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का विश्लेषण करो तो इस चीज़ को फॉलो अप करते हुए करना है। ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप अपने आप समझ जाओगे कि कौन सी बुक, कौन सी किताब, कौन सा टॉपिक, कौन सा नोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मुझे और उस टॉपिक को पढ़ते टाइम मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ये सिखा देगा। इसलिए दोस्त आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन करो। जो भी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करो। एक बार ये काम कर लिया तो पढ़ के नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं भाई। मुझे अगर कोई चीज़ का टॉपिक, सब टॉपिक हेडिंग मिल जाए तो उसमें इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं, क्योंकि मेरे पास नोट्स रहेंगे, गूगल है, गूगल पे सर्च कर लो, अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है। लेकिन मुझे सर्च क्या करना है, वो सर्च यहाँ से पता लगेगा कि आपको सर्च क्या करना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, और इसी तरीके से अन्य कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट PCS, UPSC, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करनी है, उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इसके बाद आपके कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आप बोले कि सर पूरे सिलेबस का करवा दो। पूरे सिलेबस का करवाने के लिए कम से कम 20 घंटे के वीडियो बनेंगे तब जाके हो पाएगा। एक टॉपिक समझाने के लिए 1 घंटे का वीडियो खत्म हो गया। अब आप समझो कि UPSC का सिलेबस इतना छोटा नहीं है, तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि UPSC सिलेबस इस तरीके का जब आप पढ़ोगे तब जाकर, इसमें से प्री के क्वेश्चन भी आएंगे। जब आप इन फैक्टों को पढ़ेंगे ना, जब आपने फैक्ट पढ़ लिए तो प्री के क्वेश्चन तो अपने आप उसी में से आ गए। तो तैयारी ऐसी करो कि प्री भी आ जाए, मेंस भी आ जाए, कुछ भी ना छूटे। और ये कब नहीं छूटेगा? जब आप समझोगे सिलेबस को। नहीं तो इसमें से आप पढ़ने बैठ गए कि इंडियन कल्चर पढ़ रहे हैं, कल्चर में चलो मैंने पाषाण काल पढ़ लिया, लेकिन मुझे यही पता नहीं कि पाषाण काल की रॉक चट्टानें हैं वो कैसे, ये पाषाण काल की जो चित्रकला है वो कैसे वर्तमान में रिलेवेंट करेगी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पाषाण काल में चित्रकला क्या मिलती, उसकी विषय वस्तु क्या थी, और वो कैसे वर्तमान में इफेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स बनाते टाइम समझना है, इनका मूल्यांकन करना है, तभी जाकर के आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, तभी जाकर के आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। तो इस पे फोकस करो, और यही मेरा आप सभी से निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।